गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल चयन एकेडमी पर। मैं एस राठौर सर आज आपके सामने ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर रहेगा महासागरीय धाराएं तथा महासागरीय धाराएं तथा उनसे उत्पन्न ठंडी और गर्म जलधाराएं। ठीक है, तो इसमें चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसके कमेंट्स दिया करो, क्योंकि आपका जो यहाँ आप कमेंट्स दोगे तब मुझे पता चलता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, या क्या प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको समझने में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं आपको, जिसके माध्यम से संपूर्ण ज्योग्राफी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, धाराएं हैं, एक है वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा के लिए क्या है, ब्राज़ील के तट के साथ साथ बहती है। वेनेजुएला धारा के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें पहला है कि वेनेजुएला धारा जो है ब्राज़ील तट के साथ साथ बहती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट के साथ साथ बहती है। नेक्स्ट है स्पेनी और उत्तरी अफ्रीकी तट के साथ साथ बहती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो वेनेजुएला धारा है वह एक आपकी दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट के साथ साथ बहती है। किसके साथ साथ, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी तट के साथ साथ में वेनेजुएला धारा बहती है। ठीक है, वेनेजुएला धारा कहाँ बहती है, दक्षिण पश्चिमी तट के साथ साथ में बहती है। दक्षिण पश्चिमी तट के साथ साथ वेनेजुएला धारा बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, आंसर होगा बी वाला। तो आंसर करिए आप लोग बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा है, सेकंड है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो जो अफ्रीका है उसके दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो आपकी है वेनेजुएला धारा है। ठीक है, यही है, देखिए आपका यहाँ है, इसी का आंसर जस्ट अपोजिट है, इसी में दिया गया है, अभी हम बताए हैं ना, तो ये आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं या ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहा जाता है, किस धारा को कहते हैं। तो ये आपकी है एक आपका है क्यूरो, जो है आपके फर्स्ट नंबर है, क्यूरियो जलधारा है। जो आपकी क्यूरियो जलधारा है इसको काली जलधारा भी बोलते हैं, यह जापान तट के पास में ही बहती है। ठीक है, तो आंसर ये होगा थर्ड का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 4 है, लैब्राडोर की धारा अटलांटिक महासागर में बहती है, जबकि क्यूराइल धारा, जो लैब्राडोर की जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में बहती है, जबकि क्यूराइल जलधारा कहाँ पर बहती है। तो क्यूराइल जलधारा जो है आपकी प्रशांत महासागर की एक जलधारा है। क्यूराइल जलधारा कहाँ बहती है, ये आपकी प्रशांत महासागर में बहती है क्यूराइल जलधारा। ठीक है, प्रशांत महासागर की है, क्यूराइल जलधारा है। और ये आपकी पूछा जाए अगर कि क्यूराइल जलधारा है कैसी, तो ये ठंडी है। कैसी है, ठंडी जलधारा है क्यूराइल जलधारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है। मतलब कौन से सागर से चारों ओर समुद्री जलधारा बहती है। तो ये आपका होता है सारगेसो सागर है एक, जिसमें सारगेसो नामक घास उगती है, और इस घास बहुत बड़ी बड़ी घास होती है एक प्रकार की। इसमें कई बार ऐसा होता है, कई प्रकार के मतलब जो जहाज भटक जाते तो सारगेसो सागर में फंस भी जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहीं के चारों ओर से जलधाराओं का प्रवाह होता है सारगेसो सागर। ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि समुद्र में जो जलधाराएं हैं गर्म, वो किस ओर जाती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर देखें इक्वेटर पृथ्वी है हमारी, और उस पृथ्वी पर बीच की जो होती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जो और इक्वेटर, और यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है 10 डिग्री नॉर्थ में, और यहाँ पर और 10 डिग्री साउथ में, यहाँ से इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ में जाने पर इसके मध्य जो पेटी पड़ती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर जोन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर जोन बोलते हैं, इक्वेटर जोन बोला जाता है। इसमें क्या होता है
कि दिन भर जो होता है सूर्य का वर्ष भर क्या रहता है, यहीं पर लंबवत रहता है। सूर्य के लंबवत होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ की जो धाराएं होती हैं यहाँ से ध्रुवों की ओर बहती हैं, ऐसे जाती हैं, और यहाँ पर आपकी यहाँ से बहती हुई फिर ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो इन जलधाराएं ये सभी क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। तो कह सकते हैं हम कि भूमध्य रेखा से या भूमध्य क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बहने वाली जलधाराएं गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी कॉरियोलिस बल के कारण एक ऊपर अपनी क्या होती है, वामावृत्त में घूम जाती है, और नीचे आपकी दक्षिणावृत्त में घूम जाती है। ये आपकी दोनों कंडीशन रहती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। ये किसके कारण, ये हमने बताया अभी हल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो इसी में देखा, और यहाँ पर जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ बाष्पीकरण की कंडीशन ज़्यादा होती है, और बाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो यहीं पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होती है तो प्लस में बाष्पीकृत हो जाता है, उसमें जो साल्ट होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक साल्ट इन्हीं में पाया जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में लवणता पाई जाती है, और इस कारण से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पानी पहुँचता बाष्पीकृत होकर, तो वर्षा तेज होती है, और वर्षा तेज होती तो इसी जोन में अधिक वनस्पति भी उगती है, लंबे लंबे प्लांट भी उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है, और जब ज़्यादा प्लांट होंगे, ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, अर्थात जैव विविधता भी ज़्यादा होती है इसी क्षेत्र में। तो आप इससे आंसर कर सकते हो, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो ध्रुवों की ओर बहती हैं, कहाँ से, विषुवत रेखा से। आंसर ए होगा, 6 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो आपको देखिए गर्म पूछी गई हैं, कौन 3 जो हैं, तीनों गर्म जलधाराएं हैं। तो आपको पता है गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी वो कैसी है, ये गर्म जलधारा है। क्यूराइल और क्यूरोसियो, ये हमने अभी हाल बताया, क्यूराइल ठंडी है तो ये तो आपका फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरोसियो और क्यूराइल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक भी नहीं है गर्म जलधाराएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, इसमें क्यूराइल भी गर्म नहीं है सी वाले में, और गल्फ स्ट्रीम जो है डी में ये गर्म है, मोजाम्बिक गर्म है, और ब्राज़ील जलधारा है ये भी गर्म है। आंसर नंबर डी सही होगा, 7 का आंसर नंबर डी होगा सही। ठीक है, 7 का डी होगा, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है, अर्थात महासागर में जो जलधाराएं हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वायुदाब एवं हवाएं। हाँ, ये कारण है, वायुदाब और हवाओं के कारण बनती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ये भी कारण है उसका। ठीक है, पृथ्वी का भ्रमण और आपका गुरुत्वाकर्षण ये भी कारण है, क्योंकि परिभ्रमित होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका पानी जलधाराओं के रूप में बहने लगता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का आसमान तापमान भी डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों में जहाँ गर्म होता है वहाँ से ठंडी की ओर बहती हैं जलधाराएं। तो ये आपका आंसर नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 8 का होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, सामान्यतः न्यूफाउंडलैंड के समीप संपर्कीय कोहरा या एडवेक्शंस फॉग छाया रहता है, इसका कारण क्या है। जो अर्थात देखा गया है सामान्यतः जो फाउंटेन लैंड होते हैं उसके समीप समवर्तीय कोहरा छाया रहता है, अर्थात मान लो एक पानी गिर रहा तेजी से पहाड़ों से तो नीचे गिरता होता है, उस समय चारों तरफ कोहरा सा नजर आता है। उसका कारण क्या है, तो उसका मेन कारण जो होता है कि जब गर्म होती है, यानी कि गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं लैब्राडोर की ठंडी धारा का सम्मिलित होना, अर्थात कहीं से भी एक ठंडी जलधारा आदि चट्टान से टकराती है तो वो गर्म होकर भाप में बदलता है पानी। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया न्यूफाउंडलैंड जो होता है एक जलधारा एक प्रकार की, और वो जाकर के वहाँ जाकर मिलती है, अर्थात गर्म उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा होती है वो लैब्राडोर की ठंडी धारा से मिलती है, तो वहाँ पर दोनों आपस में मिलती हुई नज़र आती है। वहाँ पर क्या होता है, धुआं सा छाने लगता है और इसके बाद वहाँ कोहरा छा जाता है। इसका कारण क्या है,
गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं लेब्राडोर की ठंडी जलधारा सम्मिलित होकर के कोहरा टाइप का बना लेती हैं। तो आंसर बी होगा 9 का आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका सुम्मिलित नहीं है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है जो जलधारा है? ब्राज़ील जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील जलधारा है जो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही बहती है। लेकिन ये अगला है हम्बोल्ट धारा। ये हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। जो हम्बोल्ट है ये आपकी सुम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है? आपकी जो है 10 की जो है बी का आंसर सुम्मिलित नहीं है। जो हम्बोल्ट जलधारा है वो किसकी नहीं है? हम्बोल्ट जलधारा इसकी जलधारा नहीं है। हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा किस में नहीं बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। कौन सी? हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है, यहाँ पर नहीं बहती है उत्तरी प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। आगे चलिए, आपका है जैसे 11 पे इसका 2 ऑप्शन और थे वो भी सही होंगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक की है। और आपकी अंगुलहास जलधारा है, ये आपकी हिंद महासागर में बहती है। आपकी कौन सी? अंगुलहास जलधारा, ठीक है। आपकी अंगुलहास किस में बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है, हिंद महासागर में अंगुलहास बहती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ की नहीं है, हम्बोल्ट जो है आपकी वहाँ नहीं बहती थी, बस ये आपकी हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है? ठीक है, यूरोप का गर्म कम्बल किस जलधारा को बोलते हैं? तो आप समझ जाइए कि जो जलधारा कहाँ से, विषुवत क्षेत्र से कहाँ जा रही होगी? ध्रुवों की ओर, तभी तो गर्म होगी, और वहाँ यूरोप में जाकर थोड़ी गर्म भी करेगी, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? यूरोप का कम्बल। ये किसको बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा होती है जो बहकर आपकी जाती है विषुवत रेखीय क्षेत्र से, और आपके यूरोप में ये आपका गर्म मतलब वो करके मिल करके वहाँ थोड़ा सा जो ठंडी जलधारा वहाँ से आ रही होती है उसमें मिल करके वहाँ तापमान को बढ़ाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसका आंसर, यूरोप का कम्बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अब देखिए, फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया धारा ये भी ठंडी है। अंगुलहास ये हिंद महासागर में बहती है, ये गर्म जलधारा है। अंगुलहास ठंडी जलधारा नहीं है, ठीक है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? अब देखिए, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो जलधारा जाती है उससे कहाँ पर लाभ होता है? तो सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो वहाँ आपका पोलैंड दिया है, पुर्तगाल, नाइजीरिया, वहाँ नॉर्वे में होता है। नॉर्वे में ये वर्षा भी करता है और फलों के लिए लाभदायक जलधारा बन करके वहाँ का बनती है, और वहीं पर मत्स्य उत्पादन केंद्र भी विकसित करती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो या मतलब ठंडी जलधारा है। कनारी ये तो नहीं है। अंगुलहास हिंद महासागर की है। ब्राज़ील का ये भी नहीं है। ये आपकी है बेंगुला धारा है, जो आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। कौन सी? बेंगुला धारा, बेंगुला। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है। इसमें से देखना है कौन सी जलधारा है जो तीनों से भिन्न है। तो आपका है बेंगुला धारा, फॉकलैंड धारा और दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा और पेरुवियन। देखिए ये क्या है, ये आपकी है बेंगलो, ये आपकी कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड भी कोल्ड है और पेरुवियन भी कोल्ड है, जबकि आपकी दक्षिण भूमध्य रेखीय, देखो भूमध्य रेखा शब्द लगा है, तुरंत समझ जाओ ये गर्म जलधारा है। और ये आपका आंसर यही है, 15 का आपका सी आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, अर्थात ठंडी धारा को पूछा गया है। तो आपका इनमें से कौन सी धारा जो है आपकी, तो
आपकी देखो पेरुवियन या इसी को हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं, यही आपकी ठंडी है। जबकि क्यूराइल क्या है, ये आपकी हॉट है या गर्म जलधारा है। ब्राज़ील भी हॉट है और आपकी गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। ठीक है, आंसर ये होगा आपका 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, अर्थात जो ब्राज़ील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा ये हिंद महासागर की नहीं है, ध्यान रखना, हम्बोल्ट धारा है ये हिंद महासागर की नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या है, हिंद महासागर की नहीं है। कौन सी, हम्बोल्ट जलधारा आपकी नहीं है। और ये कहाँ की है, ये आपकी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हम्बोल्ट या इसको पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, ये आपकी किसकी है, प्रशांत महासागर की एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, हिंद महासागर की नहीं है। बाकी आपकी गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट है अंगुलहास धारा, ये हिंद महासागर की है। ठीक, तो आपका 17 का वी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गल्फ स्ट्रीम है। देखिए फिर पूछा गया है गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है, तो अभी हाल बताया ऊपर मैंने कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, और कैसी जलधारा है, एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर एक महासागरीय धारा है, आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं, तो किस कारण से उत्पन्न होती हैं महासागरीय जलधाराएं, तो ये आपकी होती हैं स्थानीय पवनों के माध्यम से। कैसे होती है, स्थानीय पवनों के माध्यम से महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी धारा उष्ण धारा या वर्म करंट कहलाती है, तो उष्ण धारा या वर्म करंट कौन सी जलधारा कहलाती है, तो आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही उष्ण धारा या वर्म करंट बोलते हैं, ये आपकी गर्म जलधारा होती है। ठीक है, इसी को गल्फ स्ट्रीम को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रांड बैंक के पास किस जलधारा के मिलने के कारण कोहरा भरा वातावरण का निर्माण एवं मत्स्य उद्योग का विकास होता है। देखिए क्या होता है, जब एक गर्म जलधारा दूसरी ठंडी जलधारा के साथ मिलती है तो वहाँ पर ग्रांड बैंक बनता है, जहाँ पर मत्स्य उत्पादन केंद्र सबसे अच्छे होते हैं। और वहाँ पर आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया उस पानी में बने रहते हैं, जिन्हें खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, और वहाँ पर मत्स्य उत्पादन अच्छे विकसित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान ना ज़्यादा ठंडा होता ना ज़्यादा गर्म होता है। तो जो आपका ग्रांड बैंक नामक जो आपका बना है इस प्रकार का, वो कहाँ पर है, तो लेब्राडोर जलधारा में बनाया गया है। ठीक है, ये आपका लेब्राडोर जलधारा में बनता है, तो आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट या यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा बंदरगाह है जो आपका यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाने वाला बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह, इसको यूरोपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यूरोप में पड़ता है रॉटरडम बंदरगाह। नेक्स्ट है प्रबाल या कोरल्स क्या हैं, तो देखिए क्या है, कोरल्स जो होते हैं एक प्रकार के चट्टान पर जो मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, वो एक के ऊपर ये ग्रोथ करते जाते हैं, और इनका डेथ होने के बाद इनका अपर कवर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो जमता जाता है और चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो एक प्रकार की ये क्या है, समुद्री जीव होते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ग्रैंड डिवाइजर रेंज जो है ऑस्ट्रेलियन की, वो आपकी है, या ग्रेट बैरियर रीफ होती है वो है ऑस्ट्रेलिया में है, जो आपकी कहाँ है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाया गया। और भारत में पूछा जाए कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति का बना हुआ है, तो आपका लक्षद्वीप जो है आपके प्रवाल भित्तियों द्वारा बनाए गए हैं, मोलस्का प्राणियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है या कितनी है, तो इसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई जो है, जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई है लगभग 1900 किलोमीटर। कितनी है, इसकी लंबाई है लगभग 1900 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर। आंसर नंबर डी होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए तो पूर्वी तट पर ये आपकी दक्षिण पूर्वी तट में पूरे में विद्यमान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके यहाँ पर ये आपकी विद्यमान है। ठीक है, ये आपकी यानी कि
सुरक्षा कवच भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ये जल स्तर जो है यहीं पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, इसको रोकने का कार्य करती है, जल के स्तर का, समुद्री जल को। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त है। अब जो आपके मूंगा चट्टानें बनती हैं या जो जीव हैं प्रवाल, उनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए या कितना इनके लिए लाभदायक है, तो उनके लिए लगभग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 65 फ़ारेनहाइट से लेकर और 17 फ़ारेनहाइट के लगभग होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो यही आपका उसमें पूछा जाए कि सेल्सियस में, तो लगभग ये आपका 18 सेल्सियस से लेकर के 22 सेल्सियस या 25 सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, ये आप रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होना चाहिए। अब ये देखो टेम्परेचर पूछा, अब लवणता पूछ रहा है कितनी होना चाहिए, तो इसमें लगभग लवणता जो होनी चाहिए जल की वो आपकी 27 से लेके 32% तक होना चाहिए। कितनी, 27 से लेके 32% लवणता इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ जो है अभी हाल मैंने समझाया कोरल रीफ क्या है, तो कोरल रीफ एक प्रकार का क्या है, समुद्री जीव द्वारा निर्मित भित्ति को कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, मोलस्क प्राणी जो होते हैं उनके संख्य जंतुओं द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो अधिकतम योगदान जो है लवण जो है, सागरीय लवण जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका सोडियम। ठीक है, इसके बाद में होता है आपका पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, इस प्रकार आपके लवण होते हैं। सर्वाधिक क्या है, सोडियम है, अर्थात जैसे नमक में यूज करते हैं ना, डी नंबर है 28 का डी। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए लवणता किसकी है, तो वान झील की है और आपकी मृत सागर की है। ठीक है, वान झील की है 304% के लगभग और आपकी 256 के लगभग आपकी है मृत सागर की। ठीक है, लवणता। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो किस मतलब कहाँ पर पाई जाती हैं, अक्षांशों में पूछा गया है कितने से कितने तक पाई जाती हैं, तो अक्षांश में पूछा है तो ये आपके लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका ये होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर पर्याप्त इनके अनुकूल मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है एटॉल प्रवाल भित्ति का आकार निम्नलिखित में किस प्रकार का होता है। अर्थात जो एक एटॉल प्रवाल भित्ति होती है उसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार लगभग होता है, देखो टाइप होते हैं प्रवाल भित्तियों के, तो इसी में से एक है एटॉल प्रवाल भित्ति। ये आपका होता है लगभग अंगूठी रिंग के आकार का होता है। ठीक है, ऐसा बना होता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे मुद्रिका के समान, ठीक है, मुद्रिका के समान अंगूठी के समान होता है इसका आकार, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है 31 उच्चतम लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है, अभी हाल हमने आपको बताया है कि सर्वाधिक लवणता किसमें है, और टर्की की बान झील में। ठीक है, बान झील है जो आपकी टर्की में पड़ती है, इसमें पाई जाती है। इसके बाद फिर मृत सागर में होती है, फिर आपके बाद में साल्ट लेक में बाद में होती है। ठीक है, और भारत में पूछा जाए सर्वाधिक लवणता किस झील की है, तो आपको पता है कि राजस्थान की सांभर झील है, उस सांभर, ठीक है, सांभर झील है जो आपकी सांभर झील उस राजस्थान में पड़ती है, उसमें सर्वाधिक लवणता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो मात्रा देखो सर्वाधिक मात्रा और प्रतिशत दोनों में अंतर उच्च, ये आपका प्रतिशत में है, अब मात्रा है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बड़ी ज़्यादा होगी तो आपका आंसर ये आपका बदल जाएगा। तो सर्वाधिक लवणता कहाँ हो जाएगी, मृत सागर में। ये थोड़ा बड़ा है, मृत सागर कोई सागर नहीं, एक प्रकार की झील ही है लेकिन बड़ी है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा वान झील टर्की में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोरल रीफ या जीवाश्मी पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो जो इसकी पट्टियाँ होती हैं कोरल रीफ की वो आपकी लगभग कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपकी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं, क्योंकि हमने बताया ये आपका कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और यहाँ साउथ में आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ हम बताया, तो यहाँ आंसर क्या होगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय पेटी में पाई जाती है। ठीक है, आंसर होगा आपका बी हो गया। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ है, देखो वही पूछा गया है, तो हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षा कवच भी कहलाती है। ठीक है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या रीफ निम्नलिखित देशों में से किस तट के
निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया तट के निकट विश्व की सबसे बड़ी पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? लंबाई भी बताया था हमने, इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी है? चौड़ाई 160 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर के जल का तापमान फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ के जल के तापमान से अधिक है। जो लाल सागर है उसका आपका तापमान फारस की खाड़ी के तापमान से अधिक है। ये आपका है, सही गलत बताना है, क्या सही है ये आपका? ठीक है, तो इसमें आपका देखो लाल सागर, इनकी वास्तविक स्थिति देखी जाती है, कौन कहाँ पर है। तो लाल सागर भूमध्य रेखा के लगभग पास में ही है, जबकि फारस की खाड़ी थोड़ी और आपकी बाद में है। तो इसलिए क्या है, यहाँ तापमान ज़्यादा होगा क्योंकि लाल सागर थोड़ा आपका भूमध्य सागर के पास में ही है। नेक्स्ट, बाल्टिक सागर का जल काला सागर के जल से अधिक लवणीय है? नहीं, बाल्टिक सागर का ज़्यादा है, काला सागर का लवणीय नहीं है। तो आंसर नंबर ए होगा, एक वाला। ठीक है, पहला होगा एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है कि डोबर जो है आपकी, डोबर बैंक जो है, देखिए ये सब क्या है, डोबर बैंक है, जल डमरू मध्य हैं, डोबर जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा, जिब्राल्ट। देखो जब जल डमरू मध्य को बताना है किस महासागर या किस सागर में ये बहते हुए हैं। ठीक है, तो इनको मिलाना है आपको 37 वाले में, आपको क्या है, इनको मिलाना है। तो पहला आपको मिलाना है इनको इन्हीं से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके देखो इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक, तो इनको आप मिला सकते हैं सीधा। इसमें पूछा गया है, पहला क्या पूछा गया है, सम्मिलित कीजिए। तो डोबर जो आपका है, डोबल जल डमरू मध्य कहाँ पर है? उत्तरी सागर में, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो जल डमरू मध्य पहले तो ये समझो होता क्या है, ऐसे जल राशि जो दो जल राशियों को मिलाती है उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, दो जल राशियों को मिलाती है जबकि दो स्थल खंडों को अलग करती है उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका है डोबर जो जल डमरू मध्य है वो उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। बिल्कुल सही है, 100% जोड़ता है। नेक्स्ट है, ये आपका इससे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जो है आपका, फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जोड़ता है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको लगभग सभी से मिल रहे हैं, तो चौथा भी मिल जाएगा क्योंकि मैगेलन जो है आपका दक्षिणी प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये भी सही है आपका आंसर। तो यहाँ सभी समान है, 1 2 3 4, अर्थात सी आंसर होगा। 37 का आंसर नंबर सी होगा। 37 का आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा 37 का आंसर नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कील नहर किन्हें जोड़ती है? देखिए कील नहर जो होती है किन किन को जोड़ती है? तो कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से। किससे? बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है। ठीक है, कील नहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर जो है वह कौन सा है? तो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर है जो आपका, वो सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, सारे महासागरों में जो आपके हैं सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सबसे बड़ा पूछा जाता है इसमें, तो आपका प्रशांत महासागर होता है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, हरमुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? जो खाड़ी क्या कहलाती है? एक विशेष जल का बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से भूखंड से, मतलब 3 ओर से भूखंड से लगभग घिरा होता है, जबकि एक और महासागर में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। और खाड़ियों में कई नदियां आकर के गिरती भी हैं। इसी प्रकार पूछा गया हरमुज जल संधि जो है किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो हरमुज जल संधि जो है आपकी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, फारस की खाड़ी को तथा ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? बाब अल मंडप जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो ये लाल सागर को आदम की खाड़ी से जोड़ती है। किसको? लाल सागर को आदम की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? बाब अल मंडप जल संधि।
नहीं थर्ड तो 41 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, डाबर जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है। देखिए हमने कहा ये दो जल राशियों को जोड़ता है जबकि दो भूखंडों को अलग करता है। तो डाबर जो जल डमरू मध्य है ये आपको किस किस को अलग करता है, यही पूछा गया है। तो ये आपको ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। किस किस को, आपको ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती हैं। यूरोप को अफ्रीका से कौन पृथक करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है उत्तरी सागर को आपकी भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि आपकी क्या करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, हरमुज जल संधि पाई जाती है। तो हरमुज जो जल संधि है वो किन किन के बीच पाई जाती है, तो ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में हरमुज जल संधि पाई जाती है। ठीक है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, यही पूछा गया है। तो ये आपका बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आपका एशिया एवं अमेरिका को अलग करता है। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, ध्यान रखना ए नंबर। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसी में आपका ए हो गया 45 का। अगर पूछा था पाक जल डमरू मध्य, तो ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, आपको श्रीलंका से भारत बहुत पूछा जाता है ये पाक करके सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को इस एक सीरीज चल रहा है जो इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए।